Hey guys, in this video we will be taking up 5 questions जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर नेट में या गेट में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम इन्हें देख रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, सीरियल कम्युनिकेशन है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। मान लीजिए एक पैकेट है, इसमें डेटा रखा हुआ है, हम यहाँ पे कुछ स्टार्ट बिट्स और यहाँ पे कुछ स्टॉप बिट्स लगा देते हैं। तो क्यों लगाते हैं ये? इन सीरियल कम्युनिकेशन मतलब सेंडर टू रिसीवर, एक डेटा जा रहा है, एक पैकेट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों लगाते हैं? एरर डिटेक्शन के लिए लगाते हैं? नहीं, वो पैरिटी बिट्स ऐड करते हैं। एरर करेक्शन के लिए लगाते हैं, पहले डिटेक्ट होगा फिर ही उसे करेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए लगाया जाता है, स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशन। हम क्यों स्लो डाउन करना चाहेंगे कम्युनिकेशन? बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, लेकिन हम वो प्रॉपर बैंडविड्थ मेंटेन करने के लिए, थ्रूपुट मेंटेन करने के लिए, एक्चुअली कि हमें इतनी एफिशिएंसी चाहिए तो उतना ही हमें पेलोड उस ट्रांसमिशन मीडियम पे भेजना पड़ता है जितनी हमें एक्चुअली में थ्रूपुट अचीव करनी है उस सिग्नल से। सो स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशन मे बी नॉट। अगर हम बिट्स बढ़ाएंगे ऑब्वियसली कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत स्लो होगा ही, लेकिन एक्चुअली में क्यों स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स ही क्यों? और भी बहुत सारी बिट्स होती हैं, जैसे एरर करेक्शन की बिट्स होती हैं, एरर डिटेक्शन की बिट्स होती हैं, पेलोड को बढ़ाने के लिए ऑप्शंस बिट्स होती हैं। लेकिन जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स हैं वो यूज होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि पैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पैकेट पर्टिकुलर यहाँ पे खत्म होता है। मान लीजिए मेरे पास 10 बाइट्स का डेटा है और एक एक बाइट का पैकेट बनाना है, तो एक जो पहला पैकेट है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म होता है, दूसरा पैकेट कहाँ से शुरू हुआ, इसके लिए हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स ऐड करते हैं। तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये मैच द फॉलोइंग है। सेशन लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर एंड एमडीआई। बेसिकली हम अगर फोर्स से शुरू करें तो जो मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस, मीडियम डिपेंडेंट, ये फिजिकल लेयर का काम होता है। ठीक है, कि मीडियम जो है मेरा, उसके हिसाब से मुझे दोनों सेंडर और रिसीवर साइड पे किस तरह के इंटरफेसेस चाहिए, उसके लिए मुझे मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस यूज करना पड़ता है। और वो होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए, डीसीई के लिए, कि कैसे जो मेरे दो कम्युनिकेशन सिस्टम हैं इनको डीसीई बोलते हैं, जो एक ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड हैं, तो उनका जो इंटरफेस है या इन दोनों एंड्स पे, वो किस प्रोटोकॉल के बेस पे इंप्लीमेंट होता है, एमडीए के बेसिस पे, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर। तो मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेसेस फिजिकल लेयर से भी नीचे होते हैं एक्चुअली में। तो ये तो कनेक्ट्स डीसीई इनटू फिजिकल चैनल, कनेक्ट डीसीई, दीज आर माय डीसीई 1, डीसीई 2। इनको ट्रांसमिशन मीडियम से, ये मेरा ट्रांसमिशन में कनेक्ट करने के लिए एमडीआई यूज करते हैं। तो 4 का आ गया 1। अगर 4 का 1 है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तीनों में आगे 4 का 1 है। ओके, फिर एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए होती है। एप्लीकेशन का मीनिंग ही प्रोसेस होता है। तो एप्लीकेशन लेयर सपोर्ट्स एन एंड यूजर प्रोसेस एंड परफॉर्म्स रिक्वायर्ड फाइल ट्रांसफर, लाइक एफटीपी जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। तो इसलिए जो 3 है उसका आ गया 4। तो जो 3 है उसका 4 होना तो सिर्फ ऑप्शन 2 में ही है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जो थर्ड है वो फोर्थ के लिए है। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो इसमें थर्ड का फोर्थ है और फोर्थ का फर्स्ट है। आगे भी देख लेते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करती है गाइस? जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंड टू एंड जो मेरा कम्युनिकेशन है, पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती है। मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स, मान लीजिए 2 नेटवर्क्स हैं, एक नेटवर्क से पीसी को कनेक्ट करना है दूसरे नेटवर्क में, तो हॉप टू हॉप, एक हॉप से अगले हॉप को कनेक्ट करने के लिए कौन यूज होता है? नेटवर्क लेयर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस तक कम्युनिकेशन करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के प्रोसेस तक कम्युनिकेशन करना बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स, तो वहां पे एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ती है। ओके, और जो सेशन लेयर है वो क्या करता है फिर? प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड मींस टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन यूजर, लाइक सिंक्रोनाइजेशन है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स हैं जो, वो बेसिकली हम थोड़ा बहुत, अगर आप ध्यान से देखें, मल्टीपल सेशंस होते हैं मेरे। अगर मैं बैंकिंग की वेबसाइट खोल लूँ तो देयर विल बी अ सेशन जो मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं लॉग आउट नहीं करता, सिंपली बंद कर देता, तो भी मेरा सेशन लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाता है, पर उसके लिए कुछ टाइम आउट पीरियड रखा जाता है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है बिटवीन यूजर एंड अ सर्वर, तो वो प्रोवाइड कर जाता है एक सेशन लेयर। तो ऑप्शन बी के हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो थर्ड से कनेक्ट हुआ, सेशन लेयर। ठीक है, यहाँ पे सेशन लेयर आ गई, यहाँ पे मेरा एमडीआई आ गया, प्रोवाइड एंड टू एंड अकाउंटेबिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सपोर्ट एंड एंड यूजर प्रोसेसेस फॉर एप्लीकेशन लेयर, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हैमिंग डिस्टेंस पूछा गया इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये नेट में पूछा गया था आज से 3-4 साल पहले। तो इसमें क्या है, आप बेस ये देखेंगे कि कितना हैमिंग डिस्टेंस पूछा गया, हैमिंग कोड का क्वेश्चन नहीं है ये। हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि कितने बिट्स चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए ये सेंडर ने सेंड किया लेकिन रिसीवर को ये रिसीव हुआ, तो हैमिंग डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो एक बिट ये सेम है, ठीक है, ये सेम बिट है, और ये जो बिट है यहाँ पे ये डिफरेंट है, राइट। तो मैं लिख लेता हूँ, आपको फिर आसानी समझ आएगा। 0 1 0 0 1 1, तो ये सेम बिट है, ये सेम बिट है। बेसिकली हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर एक्सॉर परफॉर्म करें तो कर लेते हैं। तो 1 1 इज 0, 1 1 इज 0, 1 0 इज 1, 1 0 इज अगेन 1, 0 1 इज 1, 0 0 इज 0। तो नंबर ऑफ वंस काउंट करें तो उतने बिट्स चेंज होते हैं, उसे हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। तो 3 मेरे कितने हैं, मतलब 2 जो मेरे यहाँ पे बिट्स दिए हुए हैं उनमें 3 एक्चुअली बिट्स हैं जो वो चेंज हो गए हैं 2 मैसेजेस में। तो इसका हैमिंग डिस्टेंस इन दोनों का क्या है, इज 3। ओके, तो बेसिकली एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, किसी भी 2 नंबर में आपको मिल जाएगा हैमिंग डिस्टेंस। और एक और बात, मैंने हैमिंग डिस्टेंस पे पूरे डिटेल्ड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी समझाए हुए हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिट स्टफिंग क्यों यूज की जाती है? बिट स्टफिंग गाइस बेसिकली यूज की जाती है, अगर आपने इथरनेट पढ़ा हो ना, तो इथरनेट में क्या है, मैंने इथरनेट का भी आपको समझाया है, क्वेश्चन लिए हैं मैंने गेट के। तो उसमें क्या होता है कि बिट स्टफिंग का मुद्दा होता है, बिट एंड बाइट स्टफिंग बोलते हैं। तो जो बाइट स्टफिंग है वो पहले यूज किया जाता था, फिर उसके बाद उसका इंप्रूव्ड वर्जन कि हम 8 बिट्स क्यों ऐड करें बेसिकली। तो बिट्स ऐड किए जाते हैं कि जो फ्लैग होता है, फ्लैग ये बताता है कि कहाँ पे मेरा जो पैकेट है वो शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन हम बिट स्टफ कर देते हैं कि अगर वो पैटर्न, अगर वो फ्लैग वाला पैटर्न है जो डेटा में भी रिपीट हो रहा है, तो सिस्टम उसे फ्लैग की तरह ट्रीट ना करे, बाकायदा हम उसमें एक बिट ऐसी स्टफ कर देंगे कि वो पैटर्न बन ही ना सके जैसा हमारा फ्लैग है। तो उससे क्या होगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा विद द फ्लैग, राइट। तो इस केस में हम बिट स्टफिंग यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। इंसर्टिंग अ 0 इन अ यूजर डेटा स्ट्रीम, इन अ यूजर डेटा स्ट्रीम, क्योंकि डेटा स्ट्रीम में पेलोड में बेसिकली वो जो डेटा है वो कॉपी होता है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट नहीं, क्योंकि उसने फ्लैग स्ट्रीम में बोल दिया, फ्लैग स्ट्रीम से तो हमने डिफरेंशिएट करना ही है। तीसरा है अपेंडिंग अ निबल, निबल होते हैं 4 बिट्स, हम तो एक ही बिट स्टफ करते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन में भी अपेंडिंग अ निबल के बारे में बात की गई है, अगेन वो ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके गाइस, ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है गाइस, इन इथरनेट CSMS CD, CSMA लिखना चाहता होगा ये, Carrier Sense Multiple Access, CD is collision detection. The special bit ref sequence transmitted by media access management for collision handling. मान लीजिए ए और बी एक दूसरे से बात करना चाहते थे और यहाँ पे ये ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से डेटा भेजा और यहाँ से भी डेटा